1. विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कहानी का शीर्षक विष के दांत पूरी तरह सार्थक और उपयुक्त है। यहाँ विष के दांत का अर्थ है अमीरी का घमंड, क्रूरता और शोषक प्रवृत्ति। सेन साहब का बेटा काशू खोखा अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो गरीबों को तुच्छ समझता है। मदन एक गरीब क्लर्क का बेटा समाज के शोषित वर्ग का प्रतीक है। जब मदन काशू की हेकड़ी को बर्दाश्त नहीं करता और मारपीट में उसके 2 दांत तोड़ देता है तो वह वास्तव में काशू के दांत नहीं बल्कि अमीर वर्ग के अहंकार और शोषण के विष के दांत तोड़ता है। ये घटना दर्शाती है कि शोषित वर्ग अब अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करेगा। 2. सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, सेन साहब के परिवार में बेटे और बेटियों के लिए अलग अलग नियम थे जो लिंग आधारित भेदभाव को स्पष्ट दर्शाते हैं। बेटियों के लिए नियम। सेन साहब की 5 बेटियां थीं। उनके लिए घर में कड़े अनुशासन थे। उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये सिखाया गया था। वे शाम को ही खेल सकती थीं और उन्हें जोर से हंसने तक की आजादी नहीं थी। उन्हें केवल कठपुतली बनाकर रखा गया था। बेटे के लिए नियम। खोखा काशू का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद नहीं बची थी, इसलिए वह घर के सभी नियमों का अपवाद था। उसकी हर बदमाशी को उसकी इंजीनियर बनने की प्रतिभा माना जाता था। उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। 3. खोखा किन मामलों में अपवाद था? उत्तर, खोखा अपने जीवन और घर के सभी नियमों के मामलों में अपवाद था। वह सेन दंपति के बुढ़ापे की अंतिम उम्मीद था, इसलिए उस पर घर का कोई अनुशासन लागू नहीं होता था। जहां उसकी बहनों के लिए हर काम की सीमा तय थी, वहीं खोखा के लिए तोड़ फोड़ करना, घर की चीजें खराब करना या किसी पर हाथ उठाना भी पूरी तरह माफ था। सेन साहब उसकी हर गलती को उसकी काबिलियत मानकर बढ़ावा देते थे। 4. सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी? उत्तर, सेन दंपति खोखा को भविष्य का एक बड़ा इंजीनियर या बिजनेसमैन बनते हुए देखना चाहते थे। शिक्षा की व्यवस्था। इस संभावना को पूरा करने के लिए उन्होंने उसे किसी सामान्य स्कूल में नहीं भेजा। उन्होंने घर पर ही एक बढ़ई कारपेंटर को बुलाकर उसे रोज 2-3 घंटे औजारों से छेड़छाड़ करने और ठोक ठाक सीखने की व्यवस्था कर दी थी, ताकि उसका हाथ बचपन से ही औजारों पर बैठ सके। 5. सप्रेसिंग व्याख्या कीजिए। क. लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता का गर्व है। व्याख्या। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने समाज में लड़कियों की स्थिति और माता पिता की संकीर्ण मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया है। सेन साहब की बेटियां इतनी सुशील और अनुशासित थीं कि वे कभी कोई गलती नहीं करती थीं। वे माता पिता के इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियों जैसी थीं। सेन दंपति को अपनी बेटियों के इस दबे हुए और मूक व्यवहार पर गर्व था, जो समाज में स्त्री स्वतंत्रता के दमन को दिखाता है। ख. खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनु ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। व्याख्या। खोखा बचपन से ही अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण बिगड़ चुका था। वह स्वभाव से उद्दंड और जिद्दी था। सेन साहब ने अपने घर के नियम और सिद्धांतों को समाज के अनुसार नहीं, बल्कि खोखा की हरकतों के अनुसार ढाल लिया था। खोखा द्वारा की गई हर तोड़फोड़ या बदमाशी को सही ठहराने के लिए वे अपने सिद्धांतों को बदल देते थे और उसे उसकी विशिष्ट प्रतिभा का नाम देते थे। ग. ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। व्याख्या। ये कथन सेन साहब का है, जो उन्होंने मदन के लिए कहा था। जब मदन ने सेन साहब की चमचमाती कार को छूने की कोशिश की, तो ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया। इस बात पर मदन की मां और ड्राइवर में बहस हो गई। तब सेन साहब ने मदन की मां को डराने और मदन को नीचा दिखाने के लिए कठोरता से कहा कि जो बच्चे बचपन में ऐसी ढिठाई करते हैं, वे आगे चलकर अपराधी बनते हैं। यह अमीरों की गरीबों के प्रति संकीर्ण सोच को दर्शाता है। घ. हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। व्याख्या। यहाँ हंस अमीर वर्ग के खोखा काशू के लिए और कौए गली के गरीब बच्चों मदन और उसके दोस्तों के लिए प्रयोग किया गया है। एक दिन जब मदन और उसके दोस्त गली में लट्टू नचा रहे थे,
तो अमीर बाप का बेटा काशू भी अपनी कोठी से निकलकर उनके साथ खेलने के लिए मचल उठा। लेखक ने इसी स्थिति पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि समाज का तथाकथित हंस आज कौम की टोली में शामिल होने के लिए लालायित हो रहा था। 6. सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? उत्तर: एक शाम सेन साहब की बैठक में उनके कुछ दोस्त, जिनमें एक पत्रकार महोदय भी थे, बैठे हुए थे। बातचीत के दौरान सेन साहब बड़े घमंड के साथ अपने बेटे खोखा की तारीफ करने लगे कि वह उसे इंजीनियर बनाएंगे। उन्होंने पत्रकार मित्र से पूछा कि वे अपने बेटे के बारे में क्या सोचते हैं। पत्रकार मित्र का उत्तर: पत्रकार मित्र ने बहुत ही शांत और गंभीर भाव से उत्तर दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा सबसे पहले एक भद्र, जेंटलमैन इंसान बने। उसके बाद वह जो बनना चाहे, बनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। यह उत्तर सेन साहब के अहंकार पर एक करारा और मर्मस्पर्शी प्रहार था। 7. मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? उत्तर: इस विवाद के माध्यम से लेखक ये दिखाना चाहता है कि अमीर वर्ग के लोग गरीबों को तुच्छ समझते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। जब मदन सेन साहब की कार को छूने की कोशिश करता है, तो ड्राइवर उसे डांटकर हटा देता है। ये प्रसंग समाज में व्याप्त वर्ग भेद और अमीरों की संवेदनहीनता को उजागर करता है। 8. काशू और मदन के बीच के झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? उत्तर: झगड़े का मुख्य कारण लट्टू नचाने का खेल था। जब काशू खोखा गली के बच्चों के साथ लट्टू खेलने की जिद करता है, तो मदन उसे मना कर देता है। इस बात पर काशू मदन को मारता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। लेखक का संदेश: इस प्रसंग से लेखक ये दिखाना चाहता है कि बच्चे किसी भी प्रकार के वर्ग भेद को स्वीकार नहीं करते। ये घटना अमीरों के अहंकार पर गरीबों के स्वाभिमान की चोट, विद्रोह का प्रतीक है। 9. महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। उत्तर: इस कथन का सटीक उदाहरण गिरधरलाल, मदन के पिता, हैं। गिरधरलाल खुद एक गरीब झोपड़ी वाला, किराएदार और नौकर है। जब मदन का ड्राइवर से विवाद होता है, तो सेन साहब के दबाव में आकर गिरधरलाल अपने ही बेटे मदन को बुरी तरह पीटता है। यहाँ गिरधरलाल अपनी ही श्रेणी के व्यक्ति, अपने बेटे के खिलाफ जाकर महल वाले सेन साहब की सत्ता को मजबूत करता है। 10. रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर, मदन द्वारा काशू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? उत्तर: जब मदन काशू के 2 विष के दांत, अहंकार के दांत, तोड़ देता है, तो गिरधरलाल के मन से सेन साहब का डर और गुलामी की मानसिकता पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसे गर्व महसूस होता है कि जो हिम्मत वह जीवन भर नहीं दिखा सका, वह उसके छोटे से बेटे ने दिखा दी। इसी स्वाभिमान और खुशी के कारण वह मदन को गले से लगा लेता है। 11. सेन साहब, मदन, काशू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। 1. सेन साहब एक अहंकारी, रौबदार और सामंती मिजाज के अमीर व्यक्ति हैं, जो अपनी बेटियों और बेटे के लिए अलग अलग भेदभावपूर्ण नियम रखते हैं। 2. मदन एक स्वाभिमानी, निडर और विद्रोही स्वभाव का बालक है, जो अन्याय और अत्याचार के सामने झुकना नहीं जानता। 3. काशू खोखा, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, उद्दंड और जिद्दी लड़का है, जिसे घर में हर गलती की छूट मिली हुई है। एंड 4. गिरधरलाल एक लाचार, डरपोक और गरीब क्लर्क है, जो अंत में स्वाभिमान जागने पर अपनी कायरता का त्याग कर देता है। 12. आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। उत्तर: मेरी दृष्टि में कहानी का नायक मदन है। नायक वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों से लड़ता है और बदलाव लाता है। मदन पूरी कहानी में शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह सेन साहब के अत्याचारों और उनके बिगड़े हुए बेटे काशू के अहंकार का डटकर सामना करता है और अंत में काशू के दांत तोड़कर अन्याय के खिलाफ एक सशक्त जीत दर्ज करता है। 13. आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है। ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। उत्तर: कहानी के शुरुआत में ही लेखक सेन साहब की नई चमचमाती कार की तारीफ इस प्रकार करते हैं कि मानो वह कोई सजीव वस्तु हो।
इसके अलावा सेन साहब की 5 बेटियों को कठपुतलियां कहना और उनके हंसने पर पाबंदी होने को तहजीब बताना लेखक का समाज की झूठी प्रतिष्ठा और लिंग भेद पर एक गहरा व्यंग्य है। 14 विष के दांत कहानी का सारांश लिखें। उत्तर, ये कहानी मध्यवर्गीय दिखावे और वर्ग संघर्ष पर आधारित है। अमीर सेन साहब का बेटा काशू अत्यंत उद्दंड है। दूसरी ओर उनके यहाँ काम करने वाले गिरधरलाल का बेटा मदन एक स्वाभिमानी लड़का है। एक दिन मदन जब काशू को लट्टू खेलने से मना करता है तो दोनों में लड़ाई हो जाती है और मदन काशू के 2 दांत तोड़ देता है। ये टूटे हुए दांत अमीरों के अहंकार और गरीबों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक हैं। अंत में गिरधरलाल नौकरी जाने के बाद भी मदन को गले लगाता है, जो ये दर्शाता है कि अंततः गरीबों के स्वाभिमान की जीत होती है।